हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। मैं हूं मुनेश कुमारी और आज अगेन मैं आप लोगों के लेके आई हूं अकाउंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं आपको एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूं कि अभिपीडिया की तरफ से हम आपके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इस कोर्स के अंदर हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, इसके अंदर आपको 100+ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। 100+ वीडियो लेक्चर्स के अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपके जैसे क्वांट, रीजनिंग, अकाउंट, पंजाब जीके, पंजाबी, सारे के सारे टॉपिक्स आपके इसके अंदर कवर करवाए जाएंगे। इंग्लिश, कंप्यूटर, सारे के सारे टॉपिक्स हम इसके अंदर कवर करवाएंगे आपके 100 वीडियो लेक्चर्स के अंदर, डिटेल के अंदर। क्लियर है? इसके अलावा आपको 20 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे बच्चे, और साथ में 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। क्लियर? और इसका प्राइस अपने पास में कितना था, सभी को पता है कि इसका जो प्राइस है वो बच्चे हमने रखा था 4999। ठीक है, और अभी लॉकडाउन के दौरान हम आपको 30% का इसके ऊपर बच्चे डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये डिस्काउंट सिर्फ कब तक है? जब तक लॉकडाउन है। क्लियर? जो स्टूडेंट्स लॉकडाउन के दौरान इसको परचेज करते हैं उसको 30% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और आफ्टर डिस्काउंट अभी आपकी सीरीज कितने की होगी बच्चे? 3500 रुपीज़ की होगी है। क्लियर है? हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स का आई होप क्लियर हो गया होगा कि अभी 30% के डिस्काउंट के बाद में आपकी जो कोर्स है, जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, वो आपका 3500 के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो बच्चों को ये लगता है, जिन जिन बच्चों को लगता है कि हाँ जी हमारी तो तैयारी है और हम कंप्लीट कोर्स नहीं परचेज करना चाह रहे, तो बच्चे आप टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज के अंदर आपको टोटल 30 टेस्ट मिलेंगे। उन 30 टेस्ट के अंदर 20 आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे, 10 आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। देखो, ऐसा है कि जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो मेरे को ये लगता है कि बच्चे की टेस्ट सीरीज तो आपकी मस्ट है, क्योंकि आपकी जो स्टडी है, उसकी जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए टेस्ट सीरीज मस्ट है। क्लियर है? क्योंकि जब हम टेस्ट सीरीज करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हम कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, एक तरह से ये लगा लो हम कितने पानी में हैं। ठीक है जी, हम कितना अच्छे से कर पा रहे हैं, हमें हमारी तैयारी को और ज़्यादा कितनी ज़रूरत है कि हम और अच्छा प्रिपेयर कर सकें। क्लियर? तो अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज बच्चे कितने की है आपकी? 999 रुपीज़ की है। क्लियर? इसके ऊपर भी हम लॉकडाउन के अंदर आपको 30% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और आफ्टर डिस्काउंट आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो कितने की रह गई बच्चे? 699 रुपीज़ की। क्लियर? ओके जी, तो अब हम क्लास शुरू कर रहे हैं। और हाँ जी, एक और इम्पोर्टेंट बात कि ऐसा है कि हम जब डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जब आप हमारे ओएनसी पेज पे जाते हो तो वहाँ पे आपको एक और अच्छा फीचर मिलेगा कि फॉर एग्जांपल आप एक माइक्रो कोर्स को लेना चाहते हो, आप कहते हो कि नहीं मैंने सारा कंप्लीट नहीं परचेज करना, मैंने तो सिर्फ मेंशुरेशन लेना है, अभी उसका मेरा कंप्लीट नहीं है, या फिर मैंने तो सिर्फ अकाउंट प्रिपेयर करना है, मैं कंप्लीट कोर्स नहीं प्रिपेयर कर परचेज करना चाहती, तो वहाँ पे आप सेक्शनली एक पर्टिकुलर टॉपिक को भी परचेज कर सकते हो, वो भी हमारे पास में फीचर है। और आप 1 डे आपको फ्री ट्रायल भी मिलेगा, उसके अंदर आप देख सकते हो कि हाँ जी हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या आपको मिलेगा। क्लियर है? ओके बच्चे, तो आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास के अंदर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करंट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस की जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस बच्चे होता क्या है? देखो, जब भी हम अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है बेसिकली, जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है उनको जब हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, किस लिए रिकॉर्ड करते हैं? सो दैट कि हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाए कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, और हमें क्या क्या नेक्स्ट आगे स्टेप्स उठाने चाहिए। क्लियर? हाँ जी, तो अब ये देखिए कि अभी मैंने आपको बताया कि जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। अब पहले क्या करेंगे उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए? देखो, इसी स्टेटमेंट में आपका सारे का सारा आंसर आ गया है। क्या करेंगे? पहले हम ये देखेंगे कि जो मेरी ट्रांजैक्शन हो रही है उसको हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे कि जो ट्रांजैक्शन है इसके अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड हमारे बन रहे हैं, कौन कौन से हमारे अकाउंट्स बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और
वो अकाउंट में से कौन सा अकाउंट आपका डेबिट में जाएगा और कौन सा अकाउंट आपका डेबिट क्रेडिट के अंदर जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी जो ट्रांजैक्शन है उसको एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से दो अकाउंट आपके जनरेट होंगे और कौन सा अकाउंट आपका डेबिट में हो जाएगा होगा और कौन सा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। क्लियर? उसके बाद में जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद में आप क्या करते हो, उसको रिकॉर्ड करते हो। ठीक है? रिकॉर्डिंग के लिए हम जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ठीक है जी, ये सारा कुछ करते हैं, हम ट्रायल बैलेंस करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं फाइनली। तो इसके अंदर से देखो, सबसे पहले वाली जो प्रोसेस मैंने बताई आइडेंटिफाइंग, तो ये सी और डी दोनों में फर्स्ट तो आइडेंटिफाइंग है, उसके बाद में क्या है, रिकॉर्डिंग। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। क्लियर है? तो अकाउंटिंग प्रोसेस बेसिकली अभी मैंने आपको बताया, अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग प्रोसेस एक ही बात है, इज ए कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग इवेंट्स ऑफ ए कंपनी। द सीरीज ऑफ स्टेप्स बिगिन व्हेन द ट्रांजैक्शन अकर्स। जब भी कोई भी सीरीज है वो शुरू कब होती है, जब कोई भी ट्रांजैक्शन शुरू होती है, अकर होती है, एंड विद इट्स इंक्लूजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एंड कहाँ पे होती है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होती है। ठीक है? ऐसे जब हम अकाउंट साइकिल करते हैं तो अकाउंट साइकिलिंग के बच्चे 9 स्टेप्स हैं। फर्स्ट क्या है, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डॉक्यूमेंट्स। क्लियर? सेकंड क्या करेगा, जब हम इसको एनालाइज कर लेंगे तो उसको हम पोस्ट करेंगे किसमें, जर्नल के अंदर, पोस्टिंग इन द जर्नल। देन जर्नल के बाद में लेजर अकाउंट, उसके बाद बच्चे ट्रायल बैलेंस, देन एडजस्टमेंट एंट्रीज, देन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। उसके बाद में क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन पोस्ट क्लोजिंग एंट्रीज एंड आफ्टर दैट पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। क्लियर है? तो ये हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल क्लास के अंदर। डन? ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्या है, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मेनली कंसिस्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। चार ऑप्शन है आपके पास, एनालाइजिंग, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बच्चे क्या है, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग से पता चल रहा है कि बुक क्या करेगी, बुक कीपिंग मतलब कि उसको रिकॉर्ड करना। तो क्या आंसर आ जाएगा, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है? तो बुक कीपिंग बेसिकली क्या है, bookkeeping is the recording of financial transaction and is part of process of accounting in the business. Clear? Bookkeeping is refers mainly to record keeping aspects of financial accounting and involves preparing source documents for all the transactions, operations and other events of the business. क्लियर है बच्चे? देखो, मैंने अभी आपको पहले बताया है, लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको यही बताया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप के अंदर एनालाइज करते हैं हम अपनी एंट्री को। ठीक है जी? जब हमें ये पता चल गया कि मेरी ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे और उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो जो रिकॉर्डिंग वाला प्रोसेस है इसको बुक कीपिंग बोलते हैं। क्लियर? हाँ जी, समझ आ गया सभी स्टूडेंट्स को। बुक कीपिंग, एनालाइजिंग मतलब उसको, जो भी हमारे पास में आपकी रिकॉर्डिंग है, सॉरी, जो भी आपके पास में ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हैं, सबसे पहला स्टाइल में जो है वो है। उसके बाद में क्या करते हैं, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है? और ऑडिटिंग मतलब क्या हो गया आपके पास में, उसको चेक करते हैं। क्लियर? हाँ जी। तो उसके बाद में बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, ऑडिटिंग। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया क्या है, ऑडिटिंग। ऑडिटिंग मतलब कि उसको चेक करना। ठीक है जी? तो अब देखो आपके पास में ऑप्शंस क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सेकंड ऑप्शन है एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। थर्ड ऑप्शन है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द फोर्थ ऑप्शन इज मेंटेनिंग द लेजर अकाउंट्स। ठीक है? तो अब मैंने आपको बताया ऑडिटिंग बच्चे होता क्या है, ऑडिटिंग मतलब चेक करना। ठीक है जी? किसी भी अपनी जो ट्रांजैक्शंस है उसको चेक करना, उसकी स्टेटमेंट्स को चेक करना, तो ऑडिटिंग करना। तो ऑडिटिंग क्या है हमारे पास में, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो भी हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको एग्जामिन करना। क्लियर है? अगेन डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑडिटिंग रेफर्स टू द examination of financial information. A financial audit is an objective examination and evaluation of the financial statements of the organization to make sure that the financial record are fair,
एंड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन्स दे क्लेम टू रिप्रेजेंट, कि हमारे जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो फेयर हैं, एक्यूरेट हैं। क्लियर है? तो उस सारा कुछ को क्या करते हैं हम, चेक करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एडिटिंग बोलते हैं बेटा, ठीक है, ऑडिटिंग सॉरी, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनमें से एक्सटर्नल यूजर कौन सा है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से बेटा वैसे ही पता चल जाता है, एक्सटर्नल वर्ड यूज हो रहा है, दैट मीन्स आउटसाइडर की बात हो रही है, ठीक है जी। तो इनके अंदर से हमारे बिजनेस के अंदर आउटसाइडर कौन है, एक तरह से मैनेजर ऑफ द बिजनेस, मैनेजर ऑफ द बिजनेस तो बिजनेस के अंदर ही है, इंटरनल पर्सन है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। सीईओ ऑफ द बिजनेस, सीईओ ऑफ द बिजनेस वो भी आपका बिजनेस का मेन पर्सन है, ठीक है जी। उसके बाद है आपका क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, जो क्रेडिटर्स होते हैं वो कौन होते हैं, जिनसे हमने उधार लिया होता है, तो वो कौन होते हैं, आपके क्रेडिटर्स होते हैं, और वो क्या होते हैं, आउटसाइडर होते हैं, तो ये कौन है, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। बाद कंट्रोलर ऑफ द बिजनेस, कंट्रोलर ऑफ द बिजनेस क्या है, इंटरनल यूजर है, डन, ओके जी। तो एक्सटर्नल यूजर क्या होता है, दोबारा से देख लेते हैं, क्या है, एक्सटर्नल यूजर्स आर द पीपल आउटसाइड द बिजनेस एंटिटी हु आर हु यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो हमारी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन उसको वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस इज द एक्सटर्नल यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लियर है बच्चे, ओके जी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, क्या है, इंटरनल यूजर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल यूजर, अभी मैंने आपको बताया एक्सटर्नल कौन हो गया, जो आउटसाइडर है, इंटरनल मतलब जो हमारे बिजनेस के इंटरनल पर्सन्स है, जो हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं, ठीक है जी, कंट्रोल कर रहे हैं सारा कुछ, तो वो कौन है, हमारे इंटरनल यूजर्स हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए, पहला है क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, तो क्रेडिटर्स अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया क्या है, जो है आउटसाइडर है, दैट मीन्स क्या है, एक्सटर्नल यूजर है, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता। गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी भी आउटसाइडर है, हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, क्लियर। उसके बाद कहते हैं शेयर होल्डर ऑफ द बिजनेस, जो शेयर होल्डर है वो भी क्या होता है, हमारा आउटसाइडर पर्सन है, जो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कर रहा है, तो बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इंटरनल, तो ये भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। आगे क्या है, मैनेजर ऑफ द बिजनेस, ऑब्वियसली मैनेजर ऑफ द बिजनेस जो है वो क्या होगा, इंटरनल यूजर होगा, क्लियर है। तो अगेन डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या कह रही है, देखिए यहाँ पे कहता है, इंटरनल यूजर आर द पीपल विद इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हु यूज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मैनेजर ऑफ द बिजनेस इज द इंटरनल यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्लियर है। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। देखो, जब तक हमें बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे बच्चे, तब तक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती ही आती है, क्योंकि हम क्वेश्चंस का रट्टा नहीं लगा सकते सभी का। अगर हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो उस केस में हम इजीली क्वेश्चंस को कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपकी आंखों के आगे से गुजरे हों, आपने सारे के सारे याद कर रखे हो, बट उसको समझते हुए चलो। जैसे ये था इंटरनल यूजर, नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरनल यूजर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए इंटरनल यूजर क्या है, एक्सटर्नल यूजर क्या है, अकाउंटिंग साइकिल क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए, क्लियर, ओके जी। उसके बाद क्या है, डैश इज द फर्स्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल अभी मैंने आपको पूरा अकाउंटिंग साइकिल बताया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम अकाउंटिंग साइकिल के अंदर, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, यही था हमारा। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन हमें बता रही है ये। तो यहाँ पे देखो बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रही है, आइडेंटिफाइंग एन इकोनॉमिक इवेंट और द ट्रांजैक्शन, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, क्लियर। चलो बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। कहते हैं प्रिपेयरिंग जर्नल, प्रिपेयरिंग जर्नल जो है ये भी हमारा अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट है, बट पहले हमारे पास में क्या आता है बच्चे, जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, आइडेंटिफाइंग, उसके बाद में क्या करते हैं हम, जर्नल प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद में हम लेजर प्रिपेयर करते हैं, देन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह से हमारा अकाउंटिंग साइकिल चलता है, फिर हम स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या था, फर्स्ट फेज की बात कर रहा है, तो फर्स्ट फेज कौन सा होगा, आइडेंटिफाइंग एन इकोनॉमिक इवेंट और द ट्रांजैक्शन, क्लियर, ओके। तो क्या है आपका, एक बार दोबारा से देख लेते हैं आंसर को। आंसर है आइडेंटिफाइंग एन इकोनॉमिक इवेंट और ट्रांजैक्शन इज द फर्स्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल विच इंक्लूड्स एनी ट्रांजैक्शन
इन्वॉल्विंग द यूज और एक्सचेंज ऑफ कंपनीज एसेट, मीन्स हमारी कंपनीज की कोई भी एसेट या कोई भी एक्सचेंज हो हमारी कंपनी के अंदर हो रहा है तो उसको क्या करें, वो आइडेंटिफाई करें। क्लियर है? ओके जी। उसके बाद देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि डैश इज ए सेपरेट लेजर एंटिटी हुज टोटल कैपिटल कैन बी डिवाइडेड इनटू मैनी शेयर। कह रहा है कि ऐसी कौन सी सेपरेट लीगल एंट्री है, कौन सी ऐसी सेपरेट लीगल एंटिटी है जिसकी टोटल कैपिटल को हम शेयर्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बच्चे पार्टनरशिप। अब जो पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप को हम शेयर्स के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टनरशिप में तो दो पर्सन आ गए और इसने क्या कहा है कि सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, हुज टोटल कैपिटल, तो ये आपके पास में क्या हो गया बच्चे, रॉन्ग हो गया। सोल प्रोप्राइटरशिप, ये भी आपके पास में बच्चे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है जी। उसके बाद कहता है कंपनी, तो कंपनी बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे पहले क्या है कि कंपनी होती है हमारे पास में, जो भी हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी उसको हम ये कहते हैं कि ये हमारी कंपनी है। ठीक है, और उसके अंदर ही हम सारे के सारे अपने बिजनेस से रिगार्डिंग जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है, जितने भी हमारे डिसीजंस है, सब कुछ क्या करते हैं, अपनी कंपनी के रेफरेंस में करते हैं। तो उस कंपनी के रेफरेंस में ही क्या होता है, हमारे शेयर्स डिवाइड होते हैं। क्लियर है? तो क्या आएगा आपका आंसर, कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी हुज टोटल कैपिटल कैन बी डिवाइडेड इनटू मैनी शेयर्स। क्लियर है बच्चे? ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एन एसेट पोसेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एसेट है, ठीक है ना, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए, मतलब कि एसेट के अंदर सबसे जो मेन, ठीक है, उसकी तो वो क्या होनी चाहिए। तो ये देखिए क्या कह रहा है कि एसेट पोसेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द बिजनेस, सेकंड क्या कह रहा है, ऑल काइंड ऑफ बेनिफिट्स फॉर द बिजनेस, एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स फॉर द बिजनेस। में जब भी हम एक एसेट लेके आ रहे हैं अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो उसके अंदर हम क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि हाँ जी ये हमें लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन सी है, कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देखते हैं। क्लियर है बच्चे? तो क्या आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर द बिजनेस। क्लियर है? हाँ जी। तो देख लेते हैं दोबारा से आंसर क्या कह रहा है, कहता है एन एसेट पोसेसेस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर द बिजनेस। एन एसेट इज ए रिसोर्स। होता क्या है एसेट, वो वैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है एसेट इज ए रिसोर्स, कोई भी ऐसा रिसोर्स विद इकोनॉमिक वैल्यू that an individual corporation or country owes or controls with the expectations that it will provide a future benefit। क्लियर है? हाँ जी। तो सबसे पहले से क्या हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि भी इससे हमें फ्यूचर में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमारा एक कंप्यूटर सेंटर और मैं एक कंप्यूटर परचेज करके लेके आती हूँ, दैट इज माई एसेट, और मैं उसको क्या सोच के लेके आती हूँ कि हाँ जी इससे मेरे को फ्यूचर में काफ़ी हेल्प मिलेगी, इससे मेरे को काफ़ी फायदा मिलेगा। क्लियर है बच्चे? ओके जी। तो जो स्टूडेंट्स लेट हैं एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ उनको कि हमारा कंप्लीट कोर्स जो है बच्चे लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर आपको 100+ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, 20 सेक्शनल टेस्ट्स मिलेंगे और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट्स मिलेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप बच्चे टेस्ट सीरीज ओनली परचेज करना चाहते हो तो हमारी टेस्ट सीरीज भी है, जिसके अंदर आपको टोटल 30 टेस्ट्स मिलेंगे। इसके साथ में आप इसके अंदर 30 टेस्ट के अंदर आपको 20 सेक्शनल टेस्ट और 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर है? तो ऐसा है कि जब आप इस कंप्लीट कोर्स को परचेज करते हो, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स को, तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये बच्चे आपको फ्री में ही इसके अंदर मिल रही है, आपको अलग से इसको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक तरह से ये टेस्ट सीरीज का तो आपको वैसे ही बेनिफिट हो जाएगा, साथ में आपको 100+ वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, जिसके अंदर हम फुली आपके जो है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको कंप्लीट टॉपिक्स को कवर करवाएंगे। क्लियर है? थ्योरेटिकल लेक्चर्स होंगे इसके अंदर बच्चे आपके। डन? ओके जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है डैश इज द ग्रोस इनफ्लो ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट। इनफ्लो
इनफ्लो की बात कर रहा है, मतलब कि हमारे बिजनेस के अंदर कोई भी ऐसा ग्रोस इनफ्लो हो जो जिससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो देखो बच्चे, एसेट, एसेट क्या है? हमारा एसेट क्या होता है कि जो भी कुछ हमारे बिजनेस से बिलोंग करता है दैट इज अवर एसेट। लाइक हम कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं या हम अपने बिजनेस के लिए कोई फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, कुछ भी आप लेते हो, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन एसेट। ठीक है जी। अब उसके बाद लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में तो इसका मतलब ये इनफ्लो तो नहीं है, एक बार ठीक है जी। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज सभी को पता है क्या है, कर्जा। तो लाइबिलिटी जो है वो भी हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए इनफ्लो नहीं हो सकता। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस भी नहीं हो सकते, तो क्या होगा बच्चे, इनकम होगा। क्या होगा, इनकम। क्लियर है? तो इनकम इज द ग्रोस इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यूरिंग द पीरियड अराइजिंग फ्रॉम द कोर्स ऑफ द ordinary activities of an entity when whose inflow result in increases the activity, increases in the equity। क्लियर है बच्चे? देखो, जब भी हमारी इनकम बढ़ेगी, जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो उसी से ही तो हमारी इक्विटी इंक्रीज होगी। क्लियर है? इनकम, इसी तरह से अगर हमारे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारी एसेट कम होगी। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, एन एसेट मस्ट डैश बाय द बिजनेस टू बी शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट के अंदर हमारी एसेस, जो हमारी एसेट है, ठीक है, तो वो कैसी होनी चाहिए, बाय द बिजनेस टू शोन एज द एसेट इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर दिखाने के लिए कैसी होनी चाहिए, कह रहा है पोसेस्ड होनी चाहिए, ओन्ड होनी चाहिए, कंट्रोल या फिर यूज्ड। तो क्या होनी चाहिए बच्चे, ये कंट्रोल्ड होनी चाहिए। क्लियर है? तो देन एन एसेट मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस टू बी शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस हैव। कहते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक एसेट की, जो कि, ठीक है जी, तो क्या कह रहा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एसेट है की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होनी चाहिए। बिजनेस के अंदर कोई भी अगर हम एसेट लेके आते हैं तो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब चलो ऑप्शंस देख लेते हैं। क्या कह रहा है, लॉन्ग लाइफ ऑफ एसेट, ऑब्वियसली दिस इज इम्पोर्टेंट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है जी। वैल्यू ऑफ द एसेट भी देखी जाती है, इंटेंजिबल नेचर, नेचर भी देखी जाती है एसेट की, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। क्या होता है बच्चे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑल द एसेट्स ऑफ ए बिजनेस हैव। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, जो बच्चे बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है, तो हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर कर चुके हैं बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन को डिटेल के अंदर। और बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जो है उसके अंदर आपका कैपिटल, लायबिलिटी और एसेट, इन सभी के रिलेशन को बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि हमें पता होना चाहिए कि जो एसेट है, ठीक है, जो कंप्लीट एसेट होती है दैट इज टोटल ऑफ कैपिटल एंड द लायबिलिटी। क्लियर है? तो ये आपका कौन से में आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आ रहा है, क्या, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। अब दूसरे ऑप्शन में दे रहा है क्या, एसेट प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। कैपिटल प्लस एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, ये भी नहीं हो सकता। लायबिलिटी माइनस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या आएगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है जी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी क्या होती है, अपनी फंडामेंटल इक्वेशन है। ठीक है, और ये क्या बताती है हमें, रिलेशनशिप बिटवीन, रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन एसेट, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। जो बच्चे ओनर्स इक्विटी है, ओनर्स इक्विटी क्या होती है, कैपिटल होती है। ठीक है जी, ऑफ ए पर्सन और द बिजनेस, इट इज द फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। किसका, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। क्लियर है बच्चे? ओके जी। व्हाट इज इक्विटी, अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, व्हाट इज इक्विटी। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जो कैपिटल होती है दैट इज द इक्विटी। क्लियर है? अब उसके अंदर ये भी देखना कैपिटल क्या होती है। तो जो ओनर होता है, जो बिजनेस का ओनर होता है, तो कंप्लीट एसेट के अंदर से ये कहता है कि हाँ जी ये मेरी है। ठीक है जी, या तो ये
बिजनेसमैन की है या फिर उसने कुछ पैसा लगाया है उससे उसको परचेज किया गया है। ठीक है, तो वो क्या हो गई हमारी ओनर्स क्लेम ऑन द टोटल एसेट्स। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पे हमने पास में चार ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस है? कैश फ्रॉम द बिजनेस, लाइबिलिटी ऑफ ए बिजनेस, ओनर्स क्लेम ऑन द टोटल एसेट और ओनर्स क्लेम ऑन द टोटल लाइबिलिटी। ठीक है, तो जो ओनर पैसा लगाता है, जो ओनर का हक है अपने बिजनेस के एसेट्स के ऊपर, तो वो क्या होता है आपकी इक्विटी होता है। तो क्या आंसर आ जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो वो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कहता है ओनर्स क्लेम ऑन द टोटल एसेट इज इक्विटी। टोटल क्लेम्स इंक्लूड लाइबिलिटी विच आर all the debts that the business owes but has not yet paid out. Clear है? As well as owner's equity, the value of the business that was granted by the owner's investment. क्लियर है बच्चे? ओके जी, तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश इज द विड्रॉल ऑफ कैश एंड गुड्स बाय द ओनर फॉर द बिजनेस फॉर हिज और हर पर्सनल यूज। क्या है? मान लीजिए एक ओनर है, उसको अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ बिजनेस में से लेना है, या तो कोई गुड्स लेनी है या फिर वहां से कैश लेना है। तो एक तरह से वो क्या हो गया, बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस हो गया। ठीक है, और इसको कहते, तो इसके लिए हम एक अकाउंट जनरेट करते हैं, दैट इज ड्राइंग अकाउंट। क्लियर है? तो ड्राइंग अकाउंट क्या है बच्चे? कि ड्राइंग अकाउंट इज द विड्रॉल ऑफ द कैश एंड गुड्स बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर हिज और हर पर्सनल यूज। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? ड्राइंग्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं ड्राइंग कौन सी ऑप्शन में आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है डिप्रिसिएशन, सेकंड ऑप्शन है ड्राइंग, थर्ड ऑप्शन है आउटफ्लो ऑफ कैश एंड एप्रिसिएशन। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? ड्राइंग अकाउंट। क्लियर है? ड्राइंग अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम जर्नल एंट्री कर रहे होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि अब मैं कौन सा अकाउंट जनरेट करूँ। ठीक है, तो क्या आएगा आपका? ड्राइंग अकाउंट आएगा। क्लियर है बच्चे? तो ड्राइंग अकाउंट क्या है? कहता है ड्राइंग इज द विड्रॉल फॉर द कैश एंड गुड्स बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर हिज और हर पर्सनल यूज, एसेट इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड गुड्स विच आर विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर। किसके द्वारा ली जाती है? ओनर के लिए द्वारा ली जाती है, फॉर देयर पर्सनल यूज आर टर्म्ड एज ड्राइंग। क्लियर है? ड्राइंग सभी को पता होना चाहिए ड्राइंग्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेट लॉस अकर्स। नेट लॉस कब होता है? सभी को पता है, जब हमारे खर्चे ज्यादा हैं इनकम से तो हमें क्या हो रहा होगा? लॉस होगा। सिंपल सा पॉइंट है कि अगर हमारे खर्चे ज्यादा हैं और हमारी इनकम कम है तो हमें क्या होगा? नेट लॉस होगा। ठीक है, दैट मीन्स जब हमारे एक्सपेंसेस हैं बच्चे वो ज्यादा हैं किससे? इनकम से। अब देखते कौन सी ऑप्शन में ये गिवन है। कहता है फर्स्ट ऑप्शन देखिए, एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन इनकम, बिल्कुल सही है, तो यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं दूसरी ऑप्शंस में भी क्या कह रहा है, एक्सपेंसेस आर लेस देन इनकम। अगर एक्सपेंसेस कम है इनकम से तो उस केस में हमें क्या होगा? नेट प्रॉफिट होगा बच्चे। अगर यहीं पे अपने पास में क्वेश्चन आ जाता है कि नेट प्रॉफिट अकर्स व्हेन, तो जो नेट प्रॉफिट है वो कब होगा? तो हम क्या कहेंगे? नेट प्रॉफिट अकर्स व्हेन द एक्सपेंसेस आर लेस देन इनकम। ठीक है जी, एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इनकम, देन नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर? लाइबिलिटीज आर ग्रेटर देन इनकम, तो ये भी एक तरह से क्या होगा हमारे पास में? लॉस ही होगा, बट नेट लॉस नहीं होगा। क्लियर है बच्चे? ओके जी, तो उसके बाद में देखिए इक्वेशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ए नेट लॉस समटाइम्स रेफर्स टू एज ए नेट ऑपरेटिंग लॉस, इसको नेट ऑपरेटिंग लॉस भी बोलते हैं। अकर्स व्हेन द एक्सपेंसेस एक्सीड द इनकम्स और द टोटल रेवेन्यूज प्रोड्यूस्ड फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है? ओके जी, कह रहे डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? देखो नाम से ही पता चल रहा है, डबल डबल मतलब कि दो एंट्रीज। ठीक है जी, तो कह रहा है कि जब भी हम कोई भी, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम कोई भी एंट्री करते हैं, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी हमने यही डिस्कस किया है कि रिकॉर्डिंग जब भी करते हैं तो सबसे पहले हम क्या एनालाइज करते हैं कि कौन कौन से दो अकाउंट आपके जनरेट हो रहे हैं और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो जो इस तरह की एंट्री है उसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं।
क्या मीन्स एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू एस्पेक्ट्स, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ परचेज फर्नीचर, मैंने परचेज किया फर्नीचर, क्या कर रहे हैं हम बच्चे, परचेज कर रहे हैं, हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। अब जब हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो उस केस में ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही एंट्री होगी। अब इसको देखिए आप, इस केस में हमारे पास में जो फर्नीचर है, फर्नीचर हमारे बिजनेस के अंदर फर्नीचर आ रहा है, मतलब कि एक एसेट हमारे पास में आ रही है। रूल क्या कहता है, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, डेबिट हो जाएगा। दूसरी तरफ ये भी तो देखिए कि अगर फर्नीचर आ रहा है तो उसके बदले में कैश जा भी तो रहा है, कैश भी तो जा रहा है। तो हम दोनों की एंट्री करेंगे, कैश की भी एंट्री करेंगे और कैश जा रहा है मतलब कि व्हाट गोज आउट, तो क्या हो गया आपका, क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो एक ही ट्रांजैक्शन की हम दो दो जगह पे एंट्री कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रही है, रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द जर्नल, रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन लेजर अकाउंट, रिकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चे, रिकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। क्लियर है, क्या कहता है देखो जी, डबल एंट्री सिस्टम, double entry means that the every transactions will involve at least two accounts. Double entry also requires one account to be debited and other account to be credited. क्लियर है, एक अकाउंट देखो डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट दूसरी तरफ देखेंगे हम कि क्रेडिट भी हो रहा होगा। क्लियर है, ओके जी। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, कहते कैपिटल इंक्रीजेज इफ इंक्रीजेज, कैपिटल कब बढ़ेगी, ऑब्वियसली जब हमारे पास में हमारी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, तो हमारी कैपिटल बढ़ेगी, ठीक है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन क्या कहती है, कहते हैं हमारे पास में कह रहा है एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन इनकम, एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन इनकम, अगर एक्सपेंसेस ग्रेटर देन है इनकम से तो क्या होगा, हमें नेट लॉस होगा, ठीक है जी। लॉस होगा अगर तो कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर, इसी तरह से ड्राइंग, ड्राइंग क्या है, जो ओनर अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए कोई खर्चा करता है दैट इज कॉल्ड ड्राइंग, चाहे वो कुछ भी गुड्स यूज कर रहा है अपने बिजनेस में या कुछ मनी यूज कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, हम ड्राइंग्स कहते हैं। और जब खर्चा हो रहा है तो ऑब्वियसली कैपिटल बढ़ेगी तो नहीं, तो इस केस में भी कैपिटल डाउन जाएगी। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, कैपिटल पे जो बच्चे इंटरेस्ट लगेगा वो भी क्या जाएगी हमारे पास में, इससे भी हमारी कैपिटल डाउन जाएगी। रेवेन्यू, अगर हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारी कैपिटल भी बढ़ेगी, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास में, रेवेन्यू। क्लियर है, देखिए कह रहा है कैपिटल इंक्रीजेज इफ रेवेन्यू इंक्रीजेज, द एक्सटेंट टू विच एन इंक्रीज इन द रेवेन्यू will affect company's working capital depends on how efficiently business operates। तो जिससे हिसाब से भी हमारा जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो क्या कह रहा है ये कि हमारे बिजनेस की जो कंपनीज की वर्किंग कैपिटल है वो डिपेंड करती है किस चीज़ से, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारा बिजनेस कितना एफिशिएंटली ऑपरेट हो रहा है। क्लियर है, ओके जी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, कैपिटल ऑफ ए बिजनेस डिक्रीज, अब डिक्रीज कब होगा, जब खर्चा होगा। अब देखते हैं कि इसके अंदर से जो ऑप्शन है उसमें खर्चे वाली ऑप्शन कौन सी है। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन, तो इंक्रीज देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ड्राइंग, ड्राइंग क्या है बच्चे, एक एक्सपेंस है, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, हमारी कैपिटल डिक्रीज होगी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, ड्राइंग्स। क्लियर है, इनकम ऑब्वियसली इंक्रीज होगी तो कैपिटल बढ़ेगी, गेन्स अगर इंक्रीज होंगे तो भी कैपिटल बढ़ेगी, और हमारे जो फ्रेश कैपिटल है उससे हमारी कैपिटल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ना, ठीक है जी। तो क्या है, कैपिटल ऑफ ए बिजनेस डिक्रीज इफ देयर इज एन इंक्रीज इन ड्राइंग, ड्राइंग इज ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। क्लियर है, ओके जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, नेट इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यूज माइनस, नेट इनकम क्या होती है, नेट इनकम देखो मान लीजिए मेरा बिजनेस है, ठीक है जी। अब उसके अंदर से मैंने आज की डेट में मैं ये कहती हूँ कि मैंने 20,000 की सेल कर दी है, ठीक है, 20,000 की सेल कर दी है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये मेरी नेट इनकम है, दिस इज द रेवेन्यू। क्लियर है, अब उसके अंदर से मैं कहती हूँ कि भाई मैंने तो 5,000 रुपए आज की डेट में मैंने खर्च भी कर दिए हैं, तो
ये क्या हो गया मेरा नेट, अगर मैंने इनकम निकालनी, दिस इज द रेवेन्यू, और इसके अंदर से मैं क्या करूंगी, मेरे एक्सपेंसेस को बच्चे माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास में जो 15,000 आ गया, दिस विल बी द नेट इनकम। सो रेवेन्यूज के अंदर से अगर मैं अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर देती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगी, नेट इनकम आ जाएगी। क्लियर है? तो क्या है अपने पास में ऑप्शन देख लेते हैं, कहते हैं नेट इनकम इक्वल्स टू द रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस देखते हैं कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन है गेन, सेकंड ऑप्शन है डेप्रिसिएशन एंड थर्ड ऑप्शन इज एक्सपेंसेस। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चे, एक्सपेंसेस। क्लियर है? ओके जी, तो एक बार डिटेल में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, कहते हैं नेट इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस, एंड द रेवेन्यूज क्या है वो भी देख लेते, कहते हैं रेवेन्यूज इज द इनकम जनरेटेड बिफोर एनी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस से पहले की जो इनकम है दैट इज रेवेन्यू। देयरफॉर व्हेन ए कंपनी इज सेड टू हैव टॉप लाइन ग्रोथ, द कंपनीज रेवेन्यू इज ग्रोइंग। रेवेन्यू इज आल्सो कॉल्ड नेट सेल। रेवेन्यू को नेट सेल्स भी, जितनी भी मैंने अभी यहाँ पे भी बताया कि भी आज हमारी इतनी सेल हुई है, तो वो क्या हो गया, हमारा रेवेन्यू हो गया। ठीक है जी, तो रेवेन्यू इज कॉल्ड नेट सेल विच इज रेवेन्यू माइनस रिटर्न्स ऑफ द परचेज मर्चेंटाइज। क्लियर है? ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके पास में, क्या है, कह रहा पेमेंट ऑफ एक्सपेंस विल डैश द एसेट। अगर हम पेमेंट करते हैं तो उससे हमारी एसेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली क्या होगा, एसेट हमारी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं बच्चे, क्या है, फर्स्ट ऑप्शन कहता है इंक्रीज, ऑब्वियसली रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, रिड्यूस, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास में, रिड्यूस। क्लियर है? तो क्या है आपके पास में, क्या है, पेमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस विल रिड्यूस द एसेट व्हेन एन एक्सपेंस is recorded at the same time it is paid for with cash, the cash asset। ठीक है, जब भी हम कैश एसेट जा रहा है, कैश एसेट अकाउंट डिक्लाइंस while the amount of the expense reduces the retains earning accounts। क्लियर है? ओके जी, तो बच्चे आज के लिए इतना ही था। एक बार दोबारा बता देती हूँ मैं आप लोगों को कि हमारी जो फुल कंप्रिहेंसिव कोर्स आ गया है आप लोगों के लिए, और ये कोर्स आपका पटवारी के साथ साथ में, बेटा पटवारी के लिए तो हेल्पफुल है ही है। ठीक है, इसके लिए अलावा अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि अभी तो अभी नहीं परचेज करते, बाद में कर लेंगे, तो बच्चे उस टाइम पे आपको महंगा पड़ेगा। दूसरा ये है कि लॉकडाउन के बाद में क्या हो जाना है कि सभी ने अपने अपने कामों के अंदर बिजी हो जाना है, सभी के अपने और भी बाकी वर्क्स हैं। और जैसे कि अपनी 10th और +2, जब 10th और +2 के लिए डिक्लेरेशन आ गई है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी आएगी। ठीक है ना, तो ये पटवारी के लिए तो हेल्पफुल है ही। इसके अलावा जो आपके अदर एग्जाम्स है पंजाब के, तो उसके लिए भी आपके लिए बच्चे बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो बच्चे अभी आपके पास में टाइम है, और लॉकडाउन के दौरान हम आपको 30% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज ही मैं ये कह रही हूँ कि अपना जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे जाइए, वहाँ से आप लिंक गिवन है, ठीक है, उस लिंक पे जाके आप वहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। वहाँ पे गिवन है कि आपके जो टेस्ट सीरीज हैं, फुल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, माइक्रो कोर्स है, सारा कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, और 1 डे का आपको फ्री ट्रायल भी वहाँ पे मिलेगा, आप 1 दिन का फ्री ट्रायल भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद में भी आप डिसाइड कर सकते हो कि मैंने परचेज करना है या नहीं करना है। तो बच्चे थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।